हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? चलिए, बुलबुल, अंजलि, बिट्टू, विकास, चांदनी, ठाकुर, रामराज, प्रियेश, सविता, निखिल, अंजलि और बहुत सारे सभी लोग। कैसे हो आप लोग? 14 नवंबर को एमटीएस का एग्जाम। प्रियेश, ऑल द बेस्ट आपको। अच्छा, चलो इंट्रो में अब आवाज आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए भाई, आज हम शुरू क्या करने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, है ना, किश्त वाले जो सवाल आते हैं वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? चलो थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं और उसके बाद फिर हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप फॉर्मूले से कर लें, जो कि आपको और मुझे पसंद ही नहीं है। आपको तो पहले पसंद था, लेकिन अब मुझसे जुड़ने के बाद आपको भी अब फॉर्मूले पसंद नहीं होंगे, है ना। तो दूसरा एक ही तरीका हमारे पास बचता है और वो है रेशो मेथड, यानी अनुपात विधि। उससे हम करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। चलो, वैसे इसका अगर आप वो निकालना चाहे ना कि क्या होता है, तो वो ऐसा होता है कि भाई प्रिंसिपल कितना है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, फिर यहां पे आता है आर, है ना, कुछ 1 + R/100, ठीक है, की पावर 1। फिर इंस्टॉलमेंट 1 + R/100 की पावर 2। फिर इंस्टॉलमेंट 1 + R/100 की पावर 3। तीन इंस्टॉलमेंट है तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, चार होगा तो और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा फॉर्मूला होता है। एंड प्रैक्टिकली मैंने कभी फॉर्मूला लगाया नहीं है, बस बताने के लिए इतना रट्टा मारा है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, और किसी ने आज तक कहा भी नहीं कि फॉर्मूले से पढ़ाओ। तो रेशो मेथड हम समझते हैं, इसका अनुपात वाला तरीका समझते हैं कि उससे इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो आप सुनिएगा। जैसे अभी मैं फिलहाल कुछ भी आपको समझाने के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ब्याज की दर 10% है और हम 3 इंस्टॉलमेंट में कुछ भी पैसा पे करना चाहते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं। तो तरीका समझना। और तीनों इंस्टॉलमेंट्स कैसी है, तो तीनों इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है, यानी तीनों जो किश्त है वो समान है, बराबर है। ओके, चलो। तो आपको पता है कि 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 पर 1 रुपए ब्याज लगता है। तो हम यहां पे लिखते हैं एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट को यहां पर हम क्या कहेंगे? अमाउंट भी वही है, इंस्टॉलमेंट भी वही है, ब्याज समेत कितना पैसा हमें चुकाना है वो वहीं पे आ जाएगा। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। ये प्रिंसिपल है तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। यानी ब्याज सहित कितना पैसा है, तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में मिश्रधन ही है ना। पर हम यहां पे क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल, और यहां पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई। 10 पर एक इंस्टॉलमेंट लगेगी तो पहले साल हो जाएगा 10 पर 1 11। 10 पर एक ब्याज लगेगी तो कितना हो जाएगा? 11। पर कितनी इंस्टॉलमेंट में आपने पे करा है? आपने यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट में पे करा है, 3 किश्तों में पे करा है। तो आप पता है क्या लिखेंगे? पहली किश्त के लिए लिखेंगे 10 की पावर 1, 11 की पावर 1। दूसरी किश्त के लिए लिखेंगे 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। तीसरी किश्त के लिए लिखेंगे 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3। अगर चार किश्त होगी तो 10 की पावर 4, 11 की पावर 4, ये ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। मतलब यहां ऐसा नहीं होगा कि 10 से 11 है और 3 इंस्टॉलमेंट है तो हम 3 बार ऐसे लिख दें, या 10 से 11 है तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 ऐसा लिख दें। ऐसा नहीं हो पाएगा यहां पर। यहां पे पावर सिस्टम चलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां चलेगा? इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में, यानी किश्त वाले सवालों में। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? चलो, अब इसको हटाते हैं। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होगा, है ना। और 11 की पावर 1 का मतलब भी क्या होगा? 11 ही होगा। 10 की पावर 2 क्या होता है? तो 10 की पावर 2 100 होता है। 11 की पावर 2 क्या होता है? 121 होता है। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। 11 की पावर 3 क्या होता है? 1331 होता है। अब इतना आपने सेटल कर दिया, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। अब आगे सुनिए। हमने ऊपर एक शब्द अलग से लिखा है कि भाई इंस्टॉलमेंट इक्वल है, किश्त जो है वो बराबर है। पर आप अगर यहां पर देखो तो क्या सभी किश्त बराबर है? क्या नहीं है।
तो इनको बराबर करना पड़ेगा। और लगभग 80-90% प्रश्न बराबर किश्त वाले ही आते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले आते हैं। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे इंस्टॉलमेंट लेनी पड़ेगी इक्वल, यानी यहां पे आपको सबको क्या करना पड़ेगा, आपको सबको यहां पर बराबर करना पड़ेगा, और वो भी मैं सिखाता हूं। और अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूं, आप सिर्फ उन्हें ध्यान से भी देखिए, एक या दो सवाल के बाद आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है? अच्छा, अरे अच्छा प्राची, ऐसा क्यों? चलो, इनको बराबर करते हैं। तो भाई देखो, बराबर कैसे होंगे, जो बड़ी सबसे बड़ी संख्या है उसी पे लाना पड़ेगा। तो 1331 तो सबसे बड़ा है, इसको मत छेड़ो, मतलब इसमें किसी का भी गुणा नहीं करना है, तो मतलब इसमें किसका गुणा करना है, एक का, और एक का गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 121 को मुझे 1331 बनाना है, मतलब इसमें किसका गुणा कर देते हैं, 11 का, और 11 को भी 1331 बनाना है, तो इसमें किसका गुणा कर देते हैं, 121 का। कुल मिलाकर इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। भाई ये इसके अंदर 11 3 बार है, इसके अंदर 11 2 बार है, ये 11 एक ही बार है। इसको हमें 1331 मतलब 11 कितनी बार होना चाहिए, 11 3 बार होना चाहिए, है ना। इसमें 11 कितनी बार है, इसमें 11 2 बार है, इसमें 11 कितनी बार है, इसमें 11 एक बार है। तो मुझे तो तीनों को बराबर करना है ना, तीनों को 1331 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक बार 11 का गुणा करूंगा और इसमें दो बार 11 का गुणा करूंगा, ताकि तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसलिए इसमें एक बार 11 का गुणा, इसमें दो बार 11 का गुणा। तो आप इन दोनों को बस हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, इतना सा काम है। अब देखो, जब इनका गुणा करोगे तो ये भी 1331 बनेगा, ये भी 1331 बनेगा, और ये भी 1331 बन जाएगा। और अगर इन सबका आपने टोटल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 31 का 3 गुना हो जाएगा 93, 13 का 3 गुना हो जाएगा 39। ये आ गया आपका ओवरऑल इंस्टॉलमेंट कि भाई इतना तुम्हें पैसा जमा करना है। क्लियर है? अब आ जाओ इधर। अब अनुपात का एक नियम है, इनके बीच में लगा तो बेसिकली अनुपात ही है। तो अनुपात का नियम है कि सर इधर गुणा करा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 121 का गुणा 10 में कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1210। 11 का गुणा 100 में कर दो, ये आ जाएगा 1100। एक का गुणा 1000 में कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, इनको भी मैं येलो कलर लिख देता हूं। 121 का गुणा इसमें किया तो 1210, 11 का गुणा इसमें किया तो ये आ गया 1100, और एक का गुणा किया तो ये आपका 1000 का 1000 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 3, और ये आ गया आपका 3। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अब आपका प्रिंसिपल माना जाएगा कि टोटल मूलधन ये था। अब आप फिर से मेरी शब्दों को और बातों को ध्यान से समझना, ध्यान से गौर से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। 3310 रुपए अगर मैं लूंगा, मैंने 3310 रुपए मार्केट से लिए, या मैंने सोचा कि 3310 रुपए को मैं फाइनेंस कराना चाहता हूं और 3 किश्त पर मैं इसको जमा करने के लिए तैयार हूं, तो 3310 रुपए के बदले मुझे 3900 रुपए चुकाने पड़ेंगे, 3993 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और हर किश्त कितने की आएगी, हर किश्त 1331 की आएगी। मान लो आपको 3310 रुपए का कुछ भी एक मोबाइल खरीदना है, तो आपने कहा कि चलो इसको 3 किश्त पे दे दो, और ब्याज की दर कितनी लग रही है, 10, तो हर किश्त कितने की बनेगी, 1331 की। और वो मोबाइल आपको कितने का पड़ेगा, वो मोबाइल आपको पड़ेगा 3993 का। अच्छा, बताओ जल्दी से भाई, समझ में आया कि नहीं? अच्छा प्राची जी, ठीक है। हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल गिवन नहीं होगी तो मैं बताऊंगा, वो भी मैं ही बताऊंगा। एक बार में नहीं खाते हैं, आराम आराम से खाते हैं। आ गया समझ? ठीक है। अभी, और अभी तो आपको ऐसा लग रहा है, अभी जब करेंगे ना तब आपको लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% है, 10 पर एक 11, तो 10 की घात 1, 11 की घात 1। दूसरा साल है तो 10 की घात 2, 11 की घात 2, 10 की घात 3, 11 की घात 3। अब यहां 11 3 बार है तो इसको एक बार 11 दे दो, इसको दो बार 11 दे दो,
इधर सब बराबर हो जाएंगे, उनका गुणा इधर कर देंगे। अब आपको जो दिया रहा है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल का भाग। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे ब्याज कितना लगा भाई, ये तो बताओ कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा, तो इसमें से इसको घटा दो, दोनों का अंतर ले लो। 3 में से 0 गया, 3 आ गया। 9 में से 1 गया, 8 आ गया। 39 में से 33 गया, 6 आ गया। तो यहां पे ब्याज कितना लगा है, यहां पर ब्याज लगा है 683, 683। ओके। हाँ, एक बार में खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे तो गले में फंस जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब आपको ना एक क्वेश्चन करवाते हैं हम। किश्तों में लौटाई गई है, इसको 1 मिनट रोको। 1500 रुपए की राशि है, 40% की दर है, भुगतान की गई प्रत्येक किश्त का मूल्य क्या है। चलो, ये वाला सवाल हम करते हैं। इसको देखिए आप एक बार। हाँ, किश्त में ब्याज ज्यादा लगता है, बिल्कुल लगता है, किश्त ही तो मेन कमाई है बैंकों की। अनुमति जी पूछ रही हैं, सर ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा। अभी ये करीबन एक आध महीने और चलाएंगे। अंजलि कह रही है सर कमेंट नहीं दिखते। किसने बोला नहीं दिखते, हमें तो दिख रहे हैं कमेंट। चल, 1500 रुपए है। रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली, दो समान किश्तों पे ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। रजनीश से ने बैंक से 1 वर्ष के बाद किश्त का भुगतान किया, 40% की दर है, ब्याज वार्षिक रूप से है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किश्त। इस बार आपसे क्या पूछा है, किश्त का मान। तो सबसे पहले मुझे बताइए, 40% का मतलब क्या होता है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो देखो, एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 5 पर 2 रुपए ब्याज लगेगा, तो 5 की घात 1, 7 की घात 1, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 5 का वर्ग 7 का वर्ग, इतना हो गया। और क्लियर कहा है कि इंस्टॉलमेंट कैसी है, समान है, दोनों इंस्टॉलमेंट कैसी है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल को हम कर लेते हैं। ये 49 है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 49 बन जाएगा, ये भी। और यहां 7 का मल्टीप्लाई करा तो यहां भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 35। यहां कुछ करना ही नहीं है, तो ये आपका 25 ही रहेगा। तो आपका टोटल प्रिंसिपल क्या माना जाएगा, 60, जबकि रियल में प्रिंसिपल क्या है, 1500। तो 1500 रुपए प्रिंसिपल है, 1500 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, जबकि रियल में प्रिंसिपल 60 है। अब इन्होंने कहा है कि हर किश्त का मान बताइए, प्रत्येक किश्त का मान बताइए, ईच इंस्टॉलमेंट का मान बताइए। तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की है, टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा है भाई। पहली इंस्टॉलमेंट भी 49 की है, दूसरी भी 49 की है। और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक किश्त, यानी ईच इंस्टॉलमेंट, हर किश्त कितने रुपए की, यानी एक किश्त की वैल्यू पूछी है, तो केवल 49 का गुणा करेंगे। अगर बोलते भाई टोटल कितना पैसा उसने जमा किया, तो 49 प्लस 49 98 का गुणा करते। पर उन्होंने प्रत्येक किश्त कही है, यानी एक किश्त की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 49। 0 से 0 गया, 6 से कैंसिल कर दोगे तो ये 25 बार कैंसिल होगा, और 25 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 25 पंजे 125, 1225 आपका आंसर है। हर किश्त कितने रुपए की, 1225 की। 1225, ऑप्शन बी। अब अगर किसी को कोई भी डाउट हो, बिंदास पूछ लो। जितना पढ़ाया है उसमें कुछ नया मत पूछना, जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो, खूब पूछो आप।
आया भाई समझ में? यस। 5 की घात 1 7 की घात 1, 5 की घात 2 7 की घात 2, 3 साल होता 5 की घात 3 7 की घात 3, 125 343, ऐसे आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो 25 का वर्ग नहीं करना है, 5 का ही चलाना है। जैसे 2 साल है, 5 की घात 1 5 की घात 2, 7 है तो 7 की घात 1 7 की घात 2, तीसरा साल है 5 की घात 3 7 की घात 3। 25 इनका नहीं होगा, 5 का ही चलेगा। 5 5 का वर्ग 5 का घन, 7 7 का वर्ग 7 का घन, 5 की घात 1 5 की घात 2 5 की घात 3, 7 की घात 1 7 की घात 2 7 की घात 3। जो भी चलेगा वो 5 और 7 पर ही चलेगा, 5 और 7 पर ही चलेगा। हाँ, ठीक है। चलो और एक सवाल करते हैं, अगर इसमें सारी चीजें क्लियर है तो। और ये देखिए 2023 सीजीएल मेंस का इतना आसान सवाल आया हुआ था। एक प्रश्न मैंने छुड़वाया, उसको बाद में कराऊंगा मैं, अभी आपके ऊपर से जाएगा वो। दो समान वार्षिक किस्त में वापस करना है। कितनी किस्तें भाई? दो समान है। ब्याज की दर कितनी है? 10% है। और इस बार देखो इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक किस्त 6534 की है। तो कुल ब्याज ज्ञात करें। क्या पता लगाओ, ना मूलधन पूछा ना मिश्रधन पूछा, आपसे पूछा कुल ब्याज कितना लगेगा। ठीक है, चलो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो देखो पहले साल 10 की घात 1 11 की घात 1, 10 की घात 2 11 की घात 2, बस 2 ही साल है। अच्छा, किश्त बराबर कर लेते हैं। 121 है तो इसको भी 11 से गुणा करेंगे तो इसको भी 11 से, तो 11 से गुणा किया 110, ये 100 ही रहेगा। तो टोटल मूलधन आ गया 210। अब बात समझना, 6534 क्या है? ये एक किश्त की वैल्यू है, वन इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, एक किश्त की वैल्यू है। तो हमारे पास एक किश्त क्या है भाई? पहली किश्त भी 121 है और दूसरी किश्त भी 121 है। यानी इसमें भाग किसका देंगे? 121 का। गुणा उसका करेंगे जो पूछा है, पूछा है ब्याज। तो अब मैं ब्याज कैसे निकालूंगा? इनको जोड़ूंगा तो 242। तो मैंने 242 रुपए दिए जबकि लिए थे 210। तो यहां पर ब्याज कितना लगा भाई? 210 के बदले 242 दिया, यानी ब्याज कितना लग गया? 32। 242 में से 210 गया तो 32 क्या लग गया आपका? ब्याज लग गया। अब यहां पे हम डिजिटल सम की कोशिश कर लेते हैं एक बार, कि अगर डिजिटल सम लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि डिजिटल सम लग रहा है क्या। 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है। फिर 6 और 3 9, तो बचा केवल 4, है ना। आगे चलते हैं, यहां पे आ गया 8 और 1 9, 6 7 13, 13 का मतलब आ गया 4। और यहाँ पे 9 गया, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का मतलब भी कितना आ गया? 4। ये तो बड़ी विकट स्थिति है भाई, तीन ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम आ रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर 9 आ गया तो फिर बिल्कुल ठीक है, और अगर 4 आया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, डिजिटल सम की भी जरूरत नहीं है भाई, यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो रहा है, इकाई अंक से सॉल्व हो रहा है। देखो एक से कैंसिल करोगे तो लास्ट में 4 ही आएगा, और 4 का दुगना 8 आएगा, तो आखिरी में 8 आएगा। और अच्छी बात है कि 8 एक ही ऑप्शन में, तो डिजिटल सम की भी आवश्यकता नहीं है। हम्म, यस, किस देने के बाद भी मूलधन पर ब्याज लगता है धीरज। ओके, डिजिटल सम की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से काम हो गया। चलो ऊपर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ईयर नहीं चलता इसमें, इसमें किस्त की संख्या चलती है। 2 किस्त है तो 2 बार लेंगे, 3 किस्त है 3 बार लेंगे। धीरज जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो यार, तुम अभी इधर उधर हम नहीं बताएंगे तुम्हें कुछ भी।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए, एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपए नगद या 1000 रुपए के नगद डाउन पेमेंट पर शेष राशि के लिए 3 समान किस्त, इस बार देखो कितनी किस्त है भाई, 3 है। और इस बार जो प्रश्न आया है इसमें आया है डाउन पेमेंट। नाउ व्हाट इज डाउन पेमेंट? आपने अगर घर पे कभी कार खरीदी हो, कोई बाइक खरीदी हो, ट्रैक्टर खरीदा हो, कोई भी सामान फाइनेंस कराया हो, मोबाइल लिया हो किस्त पर, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी बहुत मतलब बड़ी चीजों के केस में तो ये होता है कि वो आपसे थोड़ा सा डाउन पेमेंट लेते हैं। 1 लाख की आ, आपकी कोई बाइक है तो वो आपसे कहेंगे कि सर 20,000 रुपए आप दे दो या 15,000 रुपए आप दे दो और बाकी का हम फाइनेंस कर देंगे। 1 लाख की बाइक है, 15,000 रुपए जमा कर दो और 85,000 की हम किस्त बांध देंगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये वही है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब कि कुछ पैसा दे दो, बाकी तुम फाइनेंस ले जाओ। तो यहां पे क्या हुआ कि आप स्पीकर लेने गए 3500 रुपए का। कितने का? 3500 का। दुकानदार ने कहा कि मुझे 1,000 रुपए तुम दे दो और मैं 2500 रुपए को फाइनेंस कर देता हूं। तो ये जो 1,000 है ये क्या है? डीपी है। डीपी मतलब डाउन पेमेंट। चीज थी कितने की? 3500 की। 1,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट किया, मतलब आपकी किस्त किस पे बनेगी? 2500 पे। तो आपके लिए मूलधन पता है क्या होगा? मूलधन ये 2500 होगा, क्योंकि फाइनेंस तो 2500 कराना है ना। क्लियर? किस्त कितने पर बनेगी? 2500 पर। चलो, अब ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। और इस बार भाई कितनी किस्त है? इस बार 3 है। तो देखो, 8 पर 1 लगा 9, 8 की घात 1, 9 की घात 1, 8 का वर्ग और 8 का घन, 9 का वर्ग और 9 का घन। और किस्त कैसी है? इन्होंने कहीं कहा होगा समान है, यानी सारी इंस्टॉलमेंट कैसी है? सारी इंस्टॉलमेंट सेम है। चलो, तो ये 729 है, इसको एक बार 9 देना पड़ेगा और इसको 81 देना पड़ेगा, ताकि अब ये भी 729, ये भी 729, ये भी 729 सब सेम हो गए। 81 का गुणा इधर भी होगा, है ना। तो 8 एकम 8 और 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। 9 का गुणा होगा 9 इंटू 4 36 और 9 इंटू 6 54 और 3 हो गया आपका 57। और ये 512 यथावत, है ना। तो 6 2 8 और 8 16, फिर 7 8 9 और 4 13 और 5 5 10 15 16 और 17, ये आ गया 1736। चलो, आपके पास मूलधन 3500 नहीं है, आपका मूलधन 2500 है, क्योंकि आपने फाइनेंस 2500 कराया है। तो मूलधन 2500 है, जबकि हमारे हिसाब से मूलधन कितना बैठ रहा है? हमारे हिसाब से मूलधन 1736 बैठ रहा है। और इन्होंने क्या कहा है? और ब्याज का संयोजन वार्षिक किस्त में किया गया, तो किस्त की राशि ज्ञात करें। भाई ये हो या ये हो या ये हो, हर किस्त कितने की है? हर किस्त 729 की है। तो आप गुणा किसका करेंगे? 729 का करेंगे। क्लियर? अब ये बेहद कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है दशमलव के 2 स्थान तक बताओ। मतलब आंसर तो दशमलव के आगे भी आ रहा होगा, पर उन्होंने 2 अंक पे रोक दिया। अब इसको नॉर्मल भाग देना, काटा पीटी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और ऑप्शन भी बहुत करीब है। देखो, 1049, 1149, 1019, 1249, तो आपको बहुत क्लोज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से काटा पीटी करना अपना समय लेकर। मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, बाकी ऊपर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऊपर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो बताओ। आप कैलकुलेशन छोड़ो, वो तो आपको आता ही है। बोलो। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसको देखिए, सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है तुम लोगों के लिए। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है,
पढ़िए क्वेश्चन को। अच्छा, हो गया। एक महिला 15,205 रुपए का नगद भुगतान करने के बाद एक कार खरीदती है और अगली 2 वर्षों में समान राशि की 2 वार्षिक किस्तों का भुगतान करने का वादा करती है। ब्याज की दर 5% है। देखो, 5% ब्याज की दर है और कितनी किस्त है? दो किस्त, यानी हमारे लिए वो 2 साल के बराबर है। तो कार का नगद मूल्य क्या होगा? इस बार सवाल ना उल्टा घुमा के आपको दिया है। कैसे भाई? कार कितने की है हमें नहीं पता, जितने की भी थी, तो महिला ने क्या करा? 15,205 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया। 15,205 रुपए का डाउन पेमेंट दे दिया, और इसके बाद जो भी पैसा बचा उसको कहा कि इसको 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे फाइनेंस कर दो। पूरा केस समझना। कार कितने की थी नहीं पता, उसने कहा कि मेरे पास 15,205 रुपए हैं, ये तो तुम रख लो। उसके बाद जो पैसा बचा उसको तुम 2 किस्त पे दे दो, और दोनों किस्त का मान भी पता है कितना रहेगा? इतना ही रहेगा जितने का डाउन पेमेंट है। यानी उसकी पहली किस्त भी 15,250 है और दूसरी किस्त भी 15,250, 205 है। ये सब लिखा हुआ है प्रश्न में, बस कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि अरे ऐसा कहां लिखा हुआ था। ठीक है। देखो, एक महिला 15,205 रुपए का नगद भुगतान करने के बाद कार खरीदती और अगले 2 वर्षों में समान राशि की मतलब उसी राशि की 2 किस्त, समान राशि की 2 किस्तों में भुगतान करने का वादा करती है। और ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 5%। अब समझ में आया? ठीक है, चलो। 5% का मतलब बताओ भाई मुझे। तो 5% का मतलब होता है 20, 1/20। 20 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, तो पहले साल 20, अगले 20 की घात 1, 21 की घात 1, 20 का वर्ग और 21 का वर्ग। तो 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा? 441। किस्त समान है तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे, तो ये भी 441 बन जाएगा। ये 441 है, 21 का दुगना हो जाएगा 42, यानी 420, और 400 हमारे पास पहले से है। तो टोटल मूलधन क्या कहलाएगा? 820। ठीक है, अब देखो हर किस्त कितने की है? हर किस्त यहां पे 15,205 रुपए की है, जबकि कोई भी किस्त ले लो वो 441 रुपए की है। तो मूलधन कितना? तो मूलधन कितना मतलब 820। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको हल करने से आपका आंसर नहीं आएगा। इसको हल करने से आपको यह पता चलेगा कि एक्स क्या है। एक्स मतलब डाउन पेमेंट देने के बाद जो पैसा था ये वो आएगा। इसके बाद जो भी आंसर आएगा, इसमें भी डिजिटल सम नहीं लगेगा, जो भी आंसर आएगा ये तो एक्स आएगा। अब उसमें 15,205 आप जोड़ोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 15,205 जोड़ोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कार की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं बिना हल करे इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, लेकिन आपको यह समझ में आया कि लास्ट में क्यों जोड़ना है ना? ये है, ये है, ये है, ये है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर अलग ही दिख रहा है। इससे आपको मिलेगा कि आपने जो फाइनेंस कराया वो, तो फाइनेंस ये कराया 15,205 दे चुके हो, ये 15,205 इधर आके प्लस होगा। तो जब ये प्लस होगा तब पता चलेगा कार की ओरिजिनल वैल्यू क्या है। हाँ, क्लियर? चलो, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, और जब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आंसर दशमलव में आएगा। फिर दशमलव में अगर 15,205 को जोड़ोगे तो फाइनल आंसर भी दशमलव में आएगा, और दशमलव वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके लिए फिर भी मैं बता देता हूं कि यह आ जाएगा आपका 0.33
और ये 2 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 आ गया, और 28 आ गया। जब आप इसको काटापीटी कर लोगे तो ये आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा है, ये आ गया। मतलब हमने क्या किया था, हमने 28,242 रुपए और 33 पैसे फाइनेंस कराया था। कब कराया था? इस डाउन पेमेंट को देने के बाद। तो अगर इसमें ये डाउन पेमेंट जुड़ जाए, 15,205 रुपए भी इसमें जुड़ जाए, तो कार की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 5 और 2 7, 4 का 4, 2 और 2 फिर से 4, 8 5 13, 2 3 और 1 4, 43447.33। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ दीपक, डिजिटल सम पढ़ लो, वही है वो। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, कैसे डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं और कैसे हम यहां पर लॉजिक लगा सकते थे। ठीक है भाई, ओके। एक सवाल जो हमने छोड़ा था उस पे चलते हैं। इस सवाल पे आइए। ठीक तो है ना? कहां दिक्कत आ रही है? एक मिनट। 43447, 43447 सही तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए। पूरी पूरी संख्या कटेगी तो अच्छा है ना, पूरी संख्या कट जाएगी तो फिर तो आंसर जल्दी आ जाएगा। दिक्कत तो तभी होती है जब संख्याएं ना कटे। चल, ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपए की दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। देखो इस बार क्या आया है, अर्धवार्षिक। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% हो तो कितनी राशि का भुगतान किया? और यहां पर कितनी किस्त है? यहां पे 2 किस्त है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। हमने अर्धवार्षिक में क्या सीखा था कि दर को आधा कर देते हैं, समय को दुगना कर देते हैं। ये आपको सिखाया है। रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। दर को आधा और समय को दुगना। तो आपकी दर आधी हो जाएगी, तो जो आपसे 8% कहा है आप इसको 4% कर दोगे, और जो 2 किस्त है उसकी जगह 4 किस्त नहीं होगी, वो 2 ही रहेगी। किस्त वाले सवालों में सिर्फ दर बदलती है, किस्तों की संख्या नहीं। ऐसे थोड़ी होगा कि 2 किस्त की जगह 4 किस्त दे दो, नहीं, किस्त 2 ही रहेगी। अर्धवार्षिक बोला है तो सिर्फ रेट को अर्ध कर देंगे, आधा कर देंगे। केवल रेट पे फर्क पड़ेगा, बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बस रेट को आधा कर दो, बाकी कुछ नहीं। तो पूरा सवाल आप 4% के हिसाब से करिए, सब सेम 2 किस्त का ही रहेगा। 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। तो पहले साल 25 है, अगले साल क्या हो जाएगा? 26। फिर 25 से 26 हो गया, तो अगला 2 किस्त है, तो 25 का वर्ग जो कि 625 होता है, और 26 का वर्ग जो कि 676 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों को आपको सेम करना है। तो यहां पर भी आप किसका गुणा करोगे? 26 का। यहां 26 का गुणा, तो यहां भी। तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो यह आएगा 650, और ये आपका क्या रहेगा? ये आपका 625 ही रहेगा। तो ये 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब देखना, हमारे पास मूलधन कितना है? 6,760, जबकि यहां पे मूलधन कितना है? तो 1,275। और आपसे पूछा है ऋण पर कितनी राशि का भुगतान किया गया। ऋण पर कितनी राशि का भुगतान किया गया, इसका मतलब आप समझ रहे हो। ये 676 है, इन दोनों को जोड़ो। 6 और 6 12, 7 और 7 14 और 1 15, 12 और 1 13। यानी आपने 1275 के बदले आपने 1,352 रुपए चुकाए। 1275 के बदले
1352 रुपए चुकाए हैं। ऋण पर कितनी राशि का भुगतान किया, यानी आपने ब्याज कितना दिया, तो यहां पे आपको ब्याज निकालना है 25 रुपए और इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 77। दोनों में अंतर कितने का है, 77 का। इसको कैलकुलेट करना है। बोलो भाई, समझ आया? और अगर कभी भी हिंदी में कंफ्यूजन हो तो मैं हमेशा इंग्लिश पर पढ़ने की सलाह देता हूं। आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे, हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड, कितना ब्याज चुकाया गया। चैप्टर को डबल से पढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं उसमें। आराम से पढ़ो 2 बार। एक मिश्रण चैप्टर हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, रेशो परसेंटेज हुए, इनको 2 2 बार पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है। हो गया? अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, हम ये भी गलत कर रहे हैं। अब मैं आप सबसे एक सवाल और पूछता हूं। सब लोग ये बताइए कि ये 6760 क्या है। आप सबसे एक सवाल है, 6760 रुपए क्या है, सब लोग बताओ। ठीक है, अगर आप इसको मेरे साथ साथ मूलधन समझ रहे थे तो आप गलती कर रहे थे, है ना। मैं आपको बताता हूं, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपए की 2 समान किस्त में लौटाई जाती है, यानी 6760 रुपए की किस्त है। ये इंस्टॉलमेंट है, ना कि प्रिंसिपल। दिस इज इंस्टॉलमेंट, नॉट प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, आपने टोटल 6760 रुपए की एक किस्त दी, जबकि हर किस्त कितने की है, 676 की है। प्रिंसिपल तो आपको दिया ही नहीं है। कोई निश्चित राशि, कोई राशि है जिसको इतने की किस्त में चुकाया गया, तो ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, जबकि हर इंस्टॉलमेंट हमारे पास 676 है। और फिर पूछ रहे हैं कि बताओ ब्याज कितना लगा, यानी इन दोनों का अंतर। तो इससे ये कटेगा एग्जैक्ट 10 बार, 10 और इसका गुणा हुआ, आंसर आ गया आपका 770, 770। ठीक, वेरी गुड। चलो एक सवाल और जल्दी से कर लेते हैं, इसको पढ़िए। चल, यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 है, जो 5,000 के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% की 3 समान किस्तों पर दिया जाए, तो प्रत्येक किस्त का मान। देखो, 25,000 में से आपने 5,000 दे दिया, तो आपका प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, 20,000। और ब्याज की दर कितनी है, 25% है। 25% मतलब 1/4। तो 4 पर 1 रुपए लगा, 5। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 का घन 64, 5 का घन हो गया 125। ठीक है, इसमें गुणा कर दो 5 का, इसमें गुणा कर दो 25 का। 125, 125, 125, 25 × 4 100, 5 × 16 80, और ये 64 का 64। तो 4, 8 और 6 14 का 4, कैरी 1, 244। ठीक है, अब आपके पास मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 20,000, जबकि आपके पास यहां मूलधन कितना है, 244। और आपसे पूछा है हर किस्त का मान, तो हर किस्त को जोड़ लो, वो 125 ही आनी है, 125 ही आनी है। क्लियर? ठीक, तो इसको आप काटा पीटी करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, है ना। यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इसको 4 से काट दो,
तो 4 से कट जाएगा, 4 × 5 20, 4 से कटेगा 4 × 24, 4 एकम 4, और यहां पर आपका जो 125 है वो यथावत है ना। फिर अगर इसके बाद अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओ तो आपका भी आंसर आ जाएगा। लगाओ जरा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, लगभग में क्वेश्चन को करो और देखो क्या आता है। ओके, यहां पर भी यार बड़ा समस्या है, क्योंकि 10,400 और 10,245, आंसर तो 10,000 की रेंज में आ रहा है, पर उसमें भी बड़ा क्लोज कंपटीशन है ना। अगर मैं 125 का 5 में गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 625, और इसको अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए 60 भी मान लूं तो आपका 0 से 0 चला गया, तो 6 एकम भाग नहीं गया, 6 × 4 = 24, ठीक है। 6 × 4 = 24, बचेगा 1 और 0, फिर से 6 एकम 6, बचेगा 4 0, तो 6 और 6 36, तो ये 10,416 के आसपास आएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर जो है 10,416 नहीं, क्या होगा, आपने 61 को 60 किया है, यानी अगर आपने इसको छोटा करा है, नीचे संख्या बड़ी होगी तो आंसर छोटा होगा, आंसर 10,416 से भी छोटा आएगा। तो 10,416 से छोटा कौन सा है, 10,245। भाई आंसर 10,416 से तो बड़ा आ नहीं सकता। भाग 61 का देना था, भाग दिया है 60 का। अगर आप 60 की जगह 61 का भाग दोगे तो आंसर और छोटा होगा, आंसर 10,416 से भी छोटा होगा। तो 10,416 से छोटा होगा, यानी 10,245, ना कि 10,400। और यहां पे आप गलती क्या करोगे, आप यही मारोगे कि 10,400, अरे वाह ये तो हम पास में पहुंच गए, ये गलत है। ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत भाई? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे आपको कल बताते हैं। और कल मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को फिनिश कर दूं। लगभग हमारे सारे टाइप हो गए हैं। कुछ मुझे लेटेस्ट अगर कुछ अच्छे सवाल मेरे रडार में आते हैं 2024 के, तो वो सवालों को और मैं शामिल करूंगा, और कुछ 2-4 सवाल अभी और बचे हैं। ऐसा करके कल हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, हाँ, ये सब कैसे पता चलता है, ये सब प्रैक्टिस से पता चलता है, पढ़ने से पता चलता है। पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब पता चलने लगेगा अपने आप। ये ज्ञान आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एक बार बोल दो सर आया मजा। ठीक है राजकिशोर, मजा आया। चलिए विदा लेते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज से 11 से 12 डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वाले जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें आप सब लोग आइए और कल इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।